हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि उससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि मिडिवल हिस्ट्री में की शुरुआत में जो है मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, गुप्त साम्राज्य के बाद हमने देखा। फिर कैसे इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम के उदय के बाद दो इस्लामिक किंग्स, एक मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पे अटैक किया। अटैक करने के बाद उन्होंने तराइन के युद्ध में 1191 में उसने पृथ्वीराज चौहान को से उसके साथ लड़ाई हुई। फिर दूसरे तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए और मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जो है मुस्लिम शासकों का जो है भारत में फैलाव हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। तो मोहम्मद गौरी के बाद जो है, जब मोहम्मद गौरी भारत छोड़ा 1206 ईस्वी में, तो जाने के बाद उसने जो है अपना साम्राज्य की बागडोर जो है अपने गुलामों को सौंप गया, जिसमें मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उसने अपने साम्राज्य का जो है उत्तराधिकारी बनाया। वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मोहम्मद गोरी के साथ ही इस्टाब्लिश्ड होती है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जनरली 5 राजाओं ने जो है शासन किया, 5 सुल्तानों ने शासन किया, जिसमें से पहले को ममलुक डायनेस्टी कहा गया। ममलुक डायनेस्टी 1206 से 1290 तक रही। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी और लास्ट में लोधी डायनेस्टी आई, लोधी साम्राज्य आया। लोधी का जो शासक था उसको हराने के बाद बाबर ने जो है 1526 में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये हमारा इतिहास है। तो दिल्ली सल्तनत रिफर टू द मेनी मुस्लिम डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत जो है कई मुस्लिम डायनेस्टियों को कहते हैं। that ruled in India from 1206 AD to 1526 AD. Several Turkish and Afghan dynasty ruled from Delhi. तुर्कीस मतलब कुछ शासक तुर्क थे ओरिजिन के और कुछ शासक अफगान ओरिजिन के थे। उन लोगों ने दिल्ली पर राज किया। दिल्ली पर राज करने का मतलब दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहीं से जो है भारत के अंदर शासन किया। इसलिए उसे ये कहा गया कि दिल्ली सल्तनत कहा गया, क्योंकि उनकी राजधानियां मेनली दिल्ली थी। वहीं से उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में राज किया, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। तो उस डायनेस्टी में पहला कौन नाम आता है? ममलुक डायनेस्टी। ममलुक डायनेस्टी था। सेकेंड खिलजी डायनेस्टी था। थर्ड तुगलक डायनेस्टी था। 4 सैयद डायनेस्टी था और 5th जो है लोधी डायनेस्टी था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी रिजीम जो है, रिजीम मतलब शासन जो है आपका सैयद डायनेस्टी की थी। सबसे कम शासक जो है सैयद डायनेस्टी वालों ने ही किया। एंड इन 1526 Delhi Sultanate was absorbed by emerging Mughal Empire. एब्जॉर्ब मतलब 1526 में दिल्ली सल्तनत के ऊपर मुगल एम्पायरों ने कब्जा कर लिया और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो हम इन सारे डायनेस्टियों को एक के बाद एक डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला हमारा ममलुक डायनेस्टी है, या इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा गया, गुलामों का शासन कहा गया, क्योंकि इसमें जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे उन्होंने उसके जाने के बाद शासन किया। आउट ऑफ ऑल द किंग बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, ओनली 3 that is Qutb-ud-Din Aibak,
इल्तुतमिश and Balban were slaves. And even they were manumitted by their master. तो ये तीन थे जो कि स्लेव थे, गुलाम थे, और उसको जो है उनके शासकों ने ही उनको गद्दी दी थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था इतना था, 1206 से 1210, मतलब लगभग 5 सालों तक इसने शासन किया। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी लेफ्ट हिज इंडियन पोजीशन इन ऐबक्स हैंड। ये क्या मतलब हुआ? मोहम्मद गौरी जो इंडिया का जो पूरा उसका साम्राज्य था, पोजीशन, मोहम्मद गौरी के अंडर में जो साम्राज्य था उसको पोजीशन बोले, वह किसके हाथों में? ऐबक के हाथों में छोड़ के चला गया। ही रूल्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड दिस डायनेस्टी। तो वो कैसा, जब वह उसका मास्टर मतलब मोहम्मद गौरी मर गया तब उसने जो है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की और उसने भारत में जो है शासन किया। लाहौर एंड लेटर दिल्ली वेयर हिज कैपिटल। सबसे पहले उसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की पहले राजधानी लाहौर थी जो इस समय पाकिस्तान में है। बाद में जो है अपनी राजधानी को उसने दिल्ली शिफ्ट किया, या बाद में उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। तो मोहम्मद गौरी के बाद उसका गुलाम ऐबक, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, वह मोहम्मद गौरी के मरने के बाद स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है और लगभग 5 सालों तक उसने शासन किया। सबसे पहले उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, लाहौर के बाद फिर उसने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया। ही वॉज फेमस फॉर हिज जेनरोसिटी एंड अर्न द सबरिक्वेस्ट ऑफ लाख बक्स गिवन ऑफ लाख्स। तो वह अपनी दयालुता के लिए, जनरसिटी मतलब दयालुता के लिए बहुत फेमस था, इसीलिए उसको टाइटल दिया गया, नाम दिया गया लाख बक्स का, कि लाखों का दान करने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दयालु था और वह बहुत ज्यादा मात्रा में दान करता था, इसलिए उसे लाख बक्स कहा गया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसकी जो नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी संत। और यह किसके नाम रखा उसने? कुतुब मीनार का एक फेमस संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कुतुब मीनार का नाम जो है एक सूफी संत थे जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा। ही आल्सो बुट द फर्स्ट मस्क इन इंडिया। उसने पहली जो है मस्जिद बनवाई इंडिया में, उसका नाम था कुवात उल इस्लाम। कुवात उल इस्लाम मस्जिद बनवाया जो कि दिल्ली में है। एंड 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। तो उसने 2 मस्जिद बनाई। पहली मस्जिद उसने दिल्ली में बनवाई जिसका नाम कुवात उल इस्लाम जो दिल्ली में है। दूसरा उसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। तो ये आप याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की, लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाया। उसके बाद उसने जो है कुतुब मीनार की स्थापना की, उसका फाउंडेशन रखा, और वह कुतुब मीनार का नाम उस समय के फेमस संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा। उसने भारत में पहली इस्लामिक जो है मस्जिद बनवाई जो कि दिल्ली में है, उसका नाम कुवात उल इस्लाम मस्जिद, और दूसरा उसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। तो ये क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया था, या कुतुब उल इस्लाम किसने बनवाया था, या कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी, या कुतुब मीनार किसके नाम पे रखा गया है। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है कि कुतुब मीनार की स्थापना ऐबक ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और वो उसका नाम जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था, और कुतुब इस्लाम मस्जिद भी
ऐबक ने बनवाया था। ही डाइड ऑफ ए हॉर्स फॉल एट लाहौर, वह जो है घोड़े से गिर के लाहौर में उसकी डेथ हुई थी। वाइल प्लेइंग ए चौगान, यह भी क्वेश्चन आता है कुतुबुद्दीन कैसे मरा, तो घोड़े से चौगान खेले, एक पोलो टाइप का खेल होता है, खेलते समय घोड़े से गिर गया था, जख्मी होने के बाद वह मर गया था। द तुर्क इंट्रोड्यूस पोलो इन इंडिया, पोलो खेल का जो है आरंभ किसने किया? तुर्कों ने किया। तुर्क मतलब यही, तुर्कों ने पोलो खेल का आरंभ जो है इंडिया में किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि पोलो खेल की शुरुआत किसने की थी? तो तुर्कों ने की थी। उसके मरने के बाद 1210 में जब वो मरा, उसके बाद जो है दूसरा शासक आया जिसका नाम था अरमान शाह। When Qutb-ud-Din Aibak died, all of a sudden at Lahore, the Amir and Maliks of Lahore put Aram Shah on the throne. Some texts say that he was the son of Aibak while others deny so. तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में मर गया तो वहाँ के अमीरों ने, वहाँ के राज दरबारी अमीर और मलिक ने जो है आराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि आराम शाह जो है ऐबक का लड़का है था, या कुछ इससे इनकार करते हैं। ही वॉज ए वीक एंड वर्थलेस यंग मैन एंड वॉज रिजेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश, who was the governor of Badaun at that time, defeated him and acquired the throne. तो आराम शाह क्या था? एक वर्थलेस, बहुत कमजोर और गैर जिम्मेदार था, किसी काम का सुल्तान नहीं था। इसलिए दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली मतलब दिल्ली राजधानी थी, तो वहां के लोगों ने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया, उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। तब इल्तुतमिश जो कि उसका दामाद था, वह उस समय बदायूं का गवर्नर था। उसको दिल्ली के लोगों ने आमंत्रित किया कि आप आइए और दिल्ली का शासन संभालिए। तो वह दिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन जो है आराम शाह से उसकी लड़ाई हुई। लड़ाई में उसने आराम शाह को हरा दिया और दिल्ली का शासक बना। इल्तुतमिश उसके बाद 1210 से 36 तक शासक रहा। शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश वाज द सन इल्ला मतलब उसका दामाद था, सन इल्ला एंड स्लेव ऑफ ऐबक, और उसका दामाद था और उसका गुलाम भी था। ठीक, स्लेव ऑफ ऐबक। He is considered the greatest of slave kings and the real consolidator of Turkish conquest in India. तो क्या कहा गया? वह शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश जो है ऐबक का दामाद था और उसका गुलाम भी था, तो उसको ग्रेटेस्ट स्लेव किंग कहा गया, मतलब गुलाम वंश का सबसे महान शासक कहा गया। वह और ही एंड द रियल कंसोलिडेशन ऑफ तुर्किश कंक्वेस्ट इन इंडिया, तो उसने जो है तुर्किश एम्पायर को एकत्रित किया और बढ़ाया। सबसे ऐबक बहुत जल्दी मर गया था, तो तुर्किश एम्पायर को जो, क्योंकि ये लोग तुर्किस्तान के थे, तुर्की के थे, ठीक है, तुर्किस्तान नहीं, ये तुर्की के लोग थे, वहां से आके भारत में शासन किए थे, इसलिए उनको तुर्कीज बोला जाता था। He suppressed the revolt of ambitious nobles and sent expedition against the Rajput in Ranthambore, Jalore, ग्वालियर, अजमेर एंड मालवा। तो वह जो है उसने जो है इल्तुतमिश ने जो है उस समय के जो महत्वाकांक्षी नोबेल्स थे, राज दरबारी थे, उनके खिलाफ उसने जो है अपनी सेनाएं भेजी और उन्हें पराजित किया। इसके साथ वो राजपूत राजाओं पे भी उसने अटैक किया। उनमें से रणथंभौर था, जालौर था, ग्वालियर और अजमेर और मालवा,
इन शासकों के खिलाफ भी, राजपूत शासकों के खिलाफ भी उसने सेना भेजी और उनको हराया। ही प्रिवेंटेड द चंगेज खान अटैक बाय रिफ्यूजिंग टू गिव रिफ्यूज टू एन एनिमी ऑफ खान, जलालुद्दीन मनगबरनी, ए रूलर फ्रॉम ईरान। दस टू हिज डिप्लोमेटिक स्किल ही प्रिवेंटेड मुगल अटैक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इल्तुतमिश शासन के समय चंगेज खान ने भारत पे अटैक करने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक ईरान का राजा था, वह चंगेज खान से जब लड़ाई हुई ईरान में तो वह भाग के भारत आ गया और इल्तुतमिश से शरण मांगी, पर इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना कर दिया, जिसके कारण जो है चंगेज खान ने भारत पे अटैक नहीं किया। अटैक न करने के कारण जो है वह, चंगेज खान मुगल था, मंगोलिया के लोग थे, तो उन लोगों ने भारत पे अटैक नहीं किया। तो इसमें यह हुआ कि वह समझदारी से, राजनीतिक बुद्धि से जो है उसने चंगेजों को अटैक को उसने रोक लिया। ही फॉर्म्ड तुर्कान ए चहलगामी आर चालीसा, ए ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्कीज नोबेल टू सप्रेस द नोबेल। उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें 40 नोबेल्स थे, पावरफुल तुर्की नोबेल थे, जिन्हें कहा गया तुर्क ए चहलगामी कहा गया या चालीसा बोला गया। तो यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि तुर्कन ए चहलगामी किसने बनाया था या चालीसा क्या होता है, चालीसा कौन थे या तुर्कन ए चहलगामी कौन थे? तो दे आर द पावरफुल 14 पावरफुल तुर्किश नोबेल, जिसकी सहायता से इल्तुतमिश ने बाकी और दूसरे नोबेल्स या जो उनके राज में, दरबार में प्रतिभाशाली लोग थे, उनको पराजित किया। इन 4 लोगों की सहायता लेके, 40 लोगों की, सॉरी। He got his authority, Sultan of Delhi, recognized by the Khalifa of Baghdad as a member of World Fraternity of Islamic State। तो उस समय इस्लाम का सबसे बड़ा जो गुरु, धर्म गुरु होता है था, उसको खलीफा बोलते हैं। वह कहाँ पे रहता था? बगदाद में। इराक की राजधानी है बगदाद में। तो पूरे मुस्लिम साम्राज्य का जो धर्म गुरु था वह खलीफा था, वह बगदाद में रहता था, वही पूरे इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट करता था, उसी का वह धर्म गुरु था। तो इल्तुतमिश ने जो है उससे दिल्ली का सुल्तान बनने की परमिशन ली और उसने ये बताया कि विश्व में जो भी इस्लाम के साम्राज्य हैं उसमें से भारत भी उसका एक हिस्सा है, इस्लाम मानने वाला, और इसकी परमिशन ने खलीफा ने उसको दी और उसको यह बताया कि उसने ये माना कि तुम जो है इस्लाम धर्म की तरफ से भारत में शासन कर सकते हो और तुम दिल्ली के सुल्तान बन सकते हो। तो यह मतलब है कि खलीफा से जो रिकॉग्नाइजेशन लेना, मतलब उसका परमिशन लेना या उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार लेना, यह मतलब हुआ। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्तास। तो उसने अपने साम्राज्य को इक्ताज में, जैसे आज देश में एक पूरा भारत राज्यों में विभाजित है, तो उस समय इल्तुतमिश ने अपने भारत के पूरे शासकों को इक्ता में बांटा, बड़े बड़े इक्ताज में बांटा। एज असाइनमेंट ऑफ लैंड इन द लिeu ऑफ सैलरी, तो विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑफिसर। उसने जो है छोटे छोटे जमीनों के भाग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, जिसको उसने एकता नाम दिया, और एक एकता को जो है वह अपने अंडर जो ऑफिसर थे, काम करने वाले जो अधिकारी थे, उनको उसको दे देता था और कहता था कि एक एकता के आप ऑफिसर हो और वहां से आप जमीन की लगान कलेक्ट करोगे और वही कलेक्शन आपका सैलरी होगी और उसके बदले कुछ हिस्सा जो है आप सुल्तान को भी दोगे, ये मतलब था। एवरी इकदार हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट रेवेन्यू
आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ही सेंड द सरप्लस रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इक्तादार वॉज ट्रांसफरेबल। तो क्या था, एकता जो जमीन का भूभाग था वहां पे एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता था और उसका पूरा अधिकार उसके अंडर में दे दिया जाता था। और वहां पे वो क्या करते थे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था का वो कानून व्यवस्था की देखभाल करते थे और वहां पे वो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, मतलब वहां से लगान इकट्ठा करते थे। लगान में से वह अपनी सैलरी और वहां का शासन चलाने का जो खर्च होता था वो ले लेते थे और बाकी बचा हुआ जो पैसा था, सरप्लस रेवेन्यू जो था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब दिल्ली में बैठे जो राजा हैं, सुल्तान थे, उनको भेज देते थे। इक्तादार वे ट्रांसफरेबल, और ये जो इक्तेदार थे एकता लैंड में वो ट्रांसफर हो जाता था, कभी एक रहता था तो कभी दूसरे को दे दिया जाता था। जो अच्छा काम करता था उसको दे दिया जाता, जो खराब काम करता था उससे लेके दूसरों को दे दिया जाता था। ये मतलब है इक्तादार व ट्रांसफरेबल। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर टका एंड कॉपर जीतल, यहां पे जीतल होगा, जीतल टू बेसिक कॉइन ऑफ सुल्तान। तो उसने जो है एक जीतल चलाया, ठीक है, जीतल और टका उसने दो तरह का, सिल्वर मतलब चांदी का सिक्का और कॉपर का सिक्का उसने अपने साम्राज्य में किया। चांदी के सिक्के को टका बोला जाता था और कॉपर को सिक्के को जीतल बोला जाता था। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, बुल्ड सुल्तान गढ़ी इन दिल्ली। तो उसको मकबरों का, टॉम बिल्डिंग मतलब जो गुंबद होते थे, मकबरों के ऊपर गुंबद बनाया जाता था, उसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की, इसीलिए उसे फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहा जाता है। उसने जो है सुल्तान गढ़ी, दिल्ली में सुल्तान गढ़ी है, वहां पे जो गुंबद बनवाया था, सुल्तान गढ़ी में उसने दिल्ली में एक गुंबद बनवाया था। अब आता है इल्तुतमिश के बाद दूसरा आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश हैड मेनी सन, इल्तुतमिश, बट ऑल ऑफ देम वेयर इनकम्पिटेंट। ही अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश के कई लड़के थे लेकिन कोई भी सक्षम नहीं था। इनकम्पेटेंट का मतलब वो असक्षम थे, काम करने लायक नहीं थे, शासक बनने लायक नहीं थे, इसलिए उसने ही अपॉइंटेड हिज डॉटर, इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो ये क्वेश्चन आता है, हु इज द फर्स्ट लेडीज ऑफ इंडियन डायनेस्टी। भारत में जो है पहली महिला शासक कौन थी, तो उसको रजिया सुल्तान कहा जाता है। ये भी जीके में याद रखिए, रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट लेडीज जो है लेडीज शासक बनी थी भारत में, वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन स्पाइट ऑफ दिस नोबल्स ऑफ कोर्ट हु कंसीडर्ड देमसेल्फ टू प्राउड टू बो देयर हेड बिफोर ए वुमेन पुट ऑन द थ्रोन रुकनुद्दीन फिरोज शाह who was the elder son of इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था, परंतु वहां के कोर्ट के जो दरबारी थे उन्होंने जो है रजिया को शासक मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम जो है एक महिला के सामने अपना सिर नहीं झुका सकते, इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के जो सबसे बड़ा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसको सुल्तान बना दिया। बट ही वॉज एन अटरली वर्थलेस पर्सन, पर वह एक बेकार व्यक्ति था। द रिजल्ट ऑफ दैट वॉज रिबेलियन अकर्ड ऑन ऑल साइड, जिसके कारण ये फिरोज शाह एक बिना काम के का शासक था, किसी लायक नहीं था, इसलिए दिल्ली के या उसके सम्राट में हर जगह विद्रोह होने लगा।
फाइनली रुकुद्दीन एंड हिज मदर पुट टू डेथ एंड थ्रोन वाज गिवन टू रजिया। और अंत में जो है रुकनुद्दीन और इसकी मदर को जो है मार दिया गया और गद्दी पे रजिया को बैठा दिया गया। तो कहने का मतलब इल्तुतमिश के मरने के बाद वहां के उसके कोर्ट के दरबारियों ने उसके सबसे बड़े पुत्र को फिरोज शाह को गद्दी पे बैठा दिया, लेकिन वह किसी कायम का नहीं होने के कारण उसके साम्राज्य में हर जगह विद्रोह होने लगा। इसको देखते हुए उनके नोबेल्स लोगों ने फिरोज शाह और उसकी मदर को गद्दी से हटा के उसको मार दिया गया और वहां पे उस गद्दी पे जो है रजिया को बैठा दिया गया। अब रजिया सुल्तान का जो है जो शासक है वो भी 4 से 5 साल का था। देखते हैं, ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। तो ये कौन थी रजिया? वो पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी, महिला मुस्लिम शासिका थी। सी सक्सीडेड हर ब्रदर इन AD 1216 and ruled for 3.5 years. She disregarded pardas, began to adorn male attire and rode out in public on elephant back. ये इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो वह पहली मुस्लिम महिला शासक थी मिडिवल इंडिया की। उसने अपने भाई के बाद जो है 1236 ईस्वी में शासन संभाला और उस 3.5 साल तक उसने शासन किया। उसने जो है पर्दा प्रथा को छोड़ दिया और आदमियों का जो है वस्त्र धारण करने लगी, जो उसमें जेंट्स पहनते थे वैसा कपड़ा पहनने लगी और सार्वजनिक रूप से घोड़े और हाथी के पीठ पे बैठ के वो जाने लगी। ये मतलब था कि एक जैसे शासक होता था कि वो घोड़े और हाथी के ऊपर बैठ के आता जाता था, तो वह भी जेंट्स लोगों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दी और सबके सामने जो है हाथियों के ऊपर बैठ के वो यात्रा करती थी। सी प्रमोटेड जलाउद्दीन यकूत एंड एबिसिनियन टू द इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टबल। तो उसने जो है एक जमालुद्दीन यकूत था, जमालुद्दीन यकूत उसका एक दास था, उसको प्रमोशन करके उसने, जो कि एबिसिनियन था, एबिसिनियन एक जगह है वहां से आया हुआ था इसलिए उसे एबिसिनियन कहा गया, उसको क्या बना दिया, जो घोड़ों का अस्तबल होता है उसका हेड बना दिया, घोड़ों के अस्तबल का उसने हेड बना दिया। इट प्रोवोक द तुर्किश नोबल, वह तुर्की नहीं था, अबिसिनियन था, इसके कारण जो तुर्क मूल के थे वो लोगों ने इसका विरोध किया, वे उसके खिलाफ हो गए। दे वेयर सिमल्टेनियसली रिवॉल्ट इन द वेरियस पार्ट ऑफ द किंगडम, जिसके कारण वह साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया? तुर्कों ने विद्रोह कर दिया। द गवर्नर ऑफ लाहौर वॉज द फर्स्ट टू क्रिएट ट्रबल बट ही वॉज डिफीटेड। इस विद्रोह में लाहौर का जो गवर्नर था उसने सबसे पहले मुश्किल खड़ी की, पर वह उसको हरा दिया गया। देयर वॉज ए सीरियस रेबल इन भटिंडा। इसके बाद भटिंडा एक क्षेत्र था पंजाब इलाके में, वहां पर काफी भारी विद्रोह हुआ। मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा, जो भटिंडा का गवर्नर था वो कौन था? इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सुअर्जेंटी ऑफ रजिया। तो भटिंडा में विद्रोह बहुत ज्यादा हुआ और वहां का गवर्नर जो है रजिया को अपना सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा रजिया हमारी सुल्तान नहीं हो सकती थी। रजिया accompanied by Eukit marched against Altunia on the way. Turkish follower of Altunia murdered Yakut and imprisoned रजिया। तो जब भटिंडा के गवर्नर ने जो है विद्रोह किया तो रजिया सुल्तान उसके खिलाफ यकूत जो कि अबिसिनियन था और उसके घोड़ों के अस्तबल का जो हेड था उसको साथ लेके अल्तुनिया के खिलाफ वह आगे बढ़ी,
उसको दबाने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। लेकिन रास्ते में ऑन द वे तुर्कीस फॉलोअर ऑफ अल्तुनिया, जो अल्तुनिया के तुर्क थे, अल्तुनिया के के अंडर में जो तुर्कीस थे, उन्होंने यकूत का रास्ते में मर्डर कर दिया और रजिया को बंदी बना लिया। सी हैड टू मैरी अल्तुनिया टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन, जिसके कारण जब वह बंदी बन गई तो रजिया सुल्तान को अल्तुनिया के गवर्नर से शादी करनी पड़ी, जिसके कारण वह इस गुलामी या दास्ता से वह निकल सकी। बट सी वॉज किल्ड अलोंग विथ हर हस्बैंड बाय बहराम शाह, ए सन ऑफ इल्तुतमिश ऑन देयर वे बैक टू दिल्ली। अब रजिया सुल्तान जब बंदी बना ली गई, बंदी बना लेने के बाद उसने अल्तुनिया से शादी कर ली। शादी कर लेने से उसका अल्तुनिया को भी उसने अपने साथ मिला लिया और वह और अल्तुनिया दोनों मिलके दिल्ली की तरफ बढ़े, ताकि दिल्ली पे वो दोनों मिलके साथ शासन कर सके। क्योंकि वह लेडीज थी, उसके लिए तो ज्यादा अच्छा डिसीजन था कि वह किसी से शादी कर ले। शादी कर लेने के कारण उसका काम आसान हो जाता था। लेकिन जब अल्तुनिया और रजिया दोनों भटिंडा से, पंजाब वाले क्षेत्र से निकल के दिल्ली की तरफ बढ़े तो रास्ते में ही रजिया और उसके हस्बैंड अल्तुनिया को बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश का सन था, उन्होंने रास्ते में उसको मार दिया जब वो दिल्ली आ रहे थे। इस प्रकार जो है रजिया सुल्तान का अंत हो गया। अब रजिया के साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। रजिया वाज ए एक्सेलेंट हॉर्स वुमेन, तो यह एक अच्छी घुड़सवार थी। रजिया एक बहुत अच्छी घुड़सवार थी। हु लीड द आर्मी हिमसेल्फ हरसेल्फ, तो वह अपनी आर्मी को खुद से आगे बढ़ के उसका नेतृत्व करती थी। हर ओनली प्रॉब्लम वाज दैट शी वाज लेडी, पर उसकी एक ही कमी थी क्योंकि वह एक महिला थी। अगर वह महिला नहीं होती तो वह एक बहुत अच्छी शासिका थी और वह बहुत अच्छी घुड़सवार थी, जो कि अपनी सेना का नेतृत्व खुद से करती थी। आफ्टर रजिया द बैटल ऑफ सक्सेशन कंटिन्यू इन विच फॉलोइंग रूलर रूल्ड इनसिग्निफिकेंटली। रजिया के मरने के बाद उसके बाद दिल्ली के ऊपर शासन करने के लिए कई राजाओं में युद्ध होने लगा, जिसमें से कई राजा बने एक के बाद। पहला था मुइजुद्दीन बहराम शाह, क्योंकि बहराम शाह ने ही अल्तुनिया और रजिया को मारा था, तो उसके बाद वह शासन बना जो कि 1240 से 42 तक रहा, 2 साल तक था। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बना। ये लोग बने क्या, एक दूसरे को मार के। बहराम शाह ने अपनी बहन और उसके हस्बैंड को मार के शासन लिया। फिर बहराम शाह को उसके दूसरे भाइयों ने मिलके मसूद शाह ने मार के शासन किया 4246 में। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने जो है ये किया 46 से 65 में। तो 3 लगातार हुए। नसरुद्दीन शाह जो था बलवंत की सहायता से राजगद्दी पे बैठा था। वह बलवंत ने जो है नसरुद्दीन मोहम्मद से अपनी बेटी की शादी कर दी थी और नसरुद्दीन मोहम्मद की जगह बलवंत ही इनडायरेक्टली दिल्ली पे सल्तनत करता रहा। फिर बाद में जब नसरुद्दीन मोहम्मद मर गया तो उसकी वास्तविक सत्ता उसने बलवंत ने अपने हाथों में ले ली। ही हिमसेल्फ वाज ए मेंबर ऑफ चालीसा। हमने बताया था इल्तुतमिश ने चालीसा की स्थापना की थी, तुर्किश नोबेल्स की स्थापना की थी, जिसमें 40 लोग थे। तो बलवंत भी उसी 40 लोगों में से एक था। टू गार्ड हिमसेल्फ ही गॉट एवरी मेंबर ऑफ इल्तुस फैमिली किल्ड एंड गेव अ डेथ ब्लो टू द तुर्किश नोबेलिटी। क्या बलवंत ने क्या किया, उसने अपनी सुरक्षा के लिए ही गॉट एवरी मेंबर ऑफ तुर्किश फैमिली, इल्तुतमिश की फैमिली के हर एक मेंबर को उसने मार दिया ताकि वह अकेले शासन कर सके। और जो 40 लोगों का एक ग्रुप था उन सबको भी उसने मार दिया। तो बलबल ने 2 काम किए अपने शासन की स्थापना के लिए। तो उसने जो है इल्तुतमिश की फैमिली के सारे मेंबरों को मारा। फिर उसके बाद जो है उसने जो 40 लोगों का ग्रुप था उस 40 ग्रुप के लोगों को सबको भी
उसने मार दिया। ही ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसके सुधार क्या थे? उसने जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था और जो फाइनेंस जो पैसा वगैरह कलेक्ट कर, उन दोनों में का बंटवारा कर दिया, दोनों के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवान विजारत नाम दिया गया, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट देता, जो पैसा वगैरह का कलेक्शन करता, उसको दीवान विजारत कहा गया। एंड द फार्मर वाज प्लेस्ड अंडर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम द फिनांस डिपार्टमेंट। सॉरी, उसने दूसरे को जो बताया मिनिस्ट्री ऑफ एयर, दीवान अरीज, उसने दो विभाग बना दिया। ठीक है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवान विजारत बना दिया और एक दूसरा मिनिस्ट्री बना दिया जो क्या कहते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट देता था, उसको दीवान आरिज का नाम दिया। तो उसने दो विभाग बनाए, एक दीवान विजारत बनाया और दीवान आरिज बनाया। ही डिक्लेयर्ड द सुल्तान एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। उसने जो है सुल्तान को कहा कि इस धरती पे सुल्तान ही भगवान होता है। उसने कहा कि इस धरती पे जो सुल्तान है वह भगवान का, अल्लाह का प्रतिनिधित्व करता है। अल्लाह ने उसको जनता के ऊपर शासन करने के लिए भेजा गया। तो अगर धरती पे कोई भगवान है तो वह सुल्तान ही है, क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। ही impressed upon the people that king was the deputy of God, नियाबत ए खुदाई एंड शैडो ऑफ गॉड, जिल्ले ए इलाही। तो उसने दो शब्द बताए, एक नियामत ए खुदाई, जो नियामत ए खुदाई का मतलब वो जो भगवान का जो है डिप्टी है, भगवान का वो भगवान के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, और वह भगवान का जो है शैडो ऑफ, भगवान की परछाई है, जिल्ले इलाही भगवान की परछाई और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला है। ही इंट्रोड्यूस द सिजदा एंड पैबोस। उसने दो कहा, सिजदा और पैबोस कहा। सिजदा मतलब जमीन में झुक के सुल्तान के पैर को चूमने का जो है उसने परंपरा शुरू की। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द to the ulama to confine themselves to religious affair and not to engage in political activity। तो उसने क्या किया, जो उलेमा होते, जो धर्म गुरु होते थे, धर्म गुरु हो, उनको ये आर्डर की कि आपका काम सिर्फ धार्मिक कामों में है, सिर्फ आप धार्मिक काम में मतलब रखिए, लेकिन ये राजनीतिक कामों में आपका कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो उसने उलेमाओं को जो है राजनीतिक एक्टिविटी से दूर रख दिया, ताकि उसके काम में वो लोग कोई बाधा ना डाल सके, ऐसा उसने किया। ही आल्सो स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज। तो उसने जो है नवरोज त्योहार की शुरुआत की। इन ऑर्डर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक ही एडमिनिस्ट्रेटेड जस्टिस विथ स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी। ही इम्प्लॉय एन इफिशिएंट स्पाई सिस्टम। ही आल्सो डीपली रेसिस्ट एंड एक्सक्लूडेड नॉन तुर्कीज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? उसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की और वह अपनी जनता का विश्वास जीतने के लिए जो न्याय व्यवस्था को बहुत कड़ाई से लागू किया और जिसमें कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं होता था। इसके साथ साथ ही इम्प्लाई स्पाई सिस्टम, मतलब गुप्तचरों का एक नेटवर्क उसने बनाया जो कि सबका जानकारी लेकर उसे देते थे। ही वाल्सो डेपिस्ट रेसिस्ट, मतलब वो भेदभाव करने वाला था, वो बहुत ज्यादा भेदभाव करता था। उसने जो नॉन तुर्क थे, जो तुर्क मुल्क के नहीं थे, उनको साम्राज्य के शासकों से अलग कर दिया। उसने सिर्फ जो है साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ तुर्कों को रखा। ही स्ट्रेंथेन द फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल, बट हिज सन मोहम्मद डेट्स वाज स्मैशिंग ब्लो टू बलवन एंड डेथ की टू हिज डायनेस्टी। इसका क्या मतलब? ही स्ट्रेंथ, वह अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत मजबूत किया, क्योंकि मंगोल आक्रमण करते थे। उधर इल्तुतमिश के समय भी आक्रमण किया था, तो बाद के समय भी वह मंगोल आक्रमण करते पश्चिमी सीमाओं से, मंगोलिया और चाइना से होके आते थे।
तो उसने अपनी सीमाओं को बहुत मजबूत किया। पर उसका लड़का जो है मोहम्मद जो है उनसे लड़ते हुए मारा गया, मंगोलों से लड़ते हुए उसका लड़का मारा गया, जिसके कारण वह टूट गया, बलवन टूट गया और उसके साम्राज्य का जो है अंत हो गया। उसके लड़के से मरने के कारण बलवन बहुत टूट गया, उसके टूट जाने के कारण दुखी हो गया, उदास हो गया, जिससे जो है उसकी सल्तनत का पतन हुआ। डेथ क्लीन मतलब उसके ताबूत में अंतिम कील का काम, जैसे ना अंतिम कील का मतलब यही उसके बलवन के उसका लड़का मरा, जिसके कारण उसका साम्राज्य विघटित हो गया, ये मतलब हो। तो हम लोगों ने नेक्स्ट में हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने मलुक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मामलुक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा हम इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, आउटबू दे देते हैं। तो मामलुक डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है जो कि उसने कुतुब मीनार बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुआतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, और वह चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए लाहौर में वहाँ से घोड़े से गिरने के कारण मर गया। उसके मरने के बाद उसका पुत्र आराम शाह बना, लेकिन बाद में वह योग्य न होने के कारण जो है इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद था, बदायूं का गवर्नर था, उसको दिल्ली में निमंत्रित किया गया और वो आया। उसने अहमद शाह को पराजित करके दिल्ली का शासक बन गया। इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, लेकिन किसी काम के नहीं थे। उसने अपना अधिकारी रजिया सुल्तान को नियुक्त किया और उसने चालीसा नाम का एक ग्रुप बनाया, जो कि उसके शासन में मदद करते थे। उसके मरने के बाद दिल्ली के लोगों ने जो है, उसके नोबल्स लोगों ने जो है, हाँ, इसके साथ साथ ये भी इल्तुतमिश ने और क्या क्या काम किया। उसने गुंबद बनवाया, उसने 2 तरह के सिक्के चलवाए, एक चांदी का सिक्का जिसे तका कहा गया, एक कापर का सिक्का जिसे पीतल जिसको कहते हैं उसको जीतल कहा गया। और उसने इक्ता प्रथा की स्थापना की। इक्ता का मतलब ये हुआ कि उसको एक जमीन का बहुत बड़ा भूभाग होता था, वहाँ का एक अधिकारी होता था। वह अधिकारी वहाँ उसका काम क्या होता था, वहाँ पे लगान वसूलता था और वहाँ की कानून व्यवस्था का देखभाल करता था। और उसके बाद जो भी रेवेन्यू कलेक्शन करता था वह अपनी सैलरी और जो साम्राज्य का खर्चा होता था वो काटने के बाद बाकी पैसा वो राजा को भेज देता था। ये स्थापना की। हमने ये बता दें, उसने गुंबद बनवाया, उन्हें सिक्के चलवाए। उसके मरने के बाद जो है वहाँ के लोगों ने उसके बड़े पुत्र को अधिकारी बना दिया, लेकिन वह अच्छा राजा न होने के कारण साम्राज्य में बहुत विरोध होने लगा। विरोध होने के बाद लोगों ने फिर रजिया को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। रजिया एक बहुत योग्य शासिका थी, लेकिन वह वह महिला होने के कारण जो है लोगों ने जो है उसका बहुत विद्रोह किया। वह उसके साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह होने लगा। उसके 2 कारण थे। पहला, उसने एक महिला थी और दूसरा उसने जो है एक अबिसिनियन जो नॉन तुर्किश मुल्क था उसको अपने घोड़ों का मुख्य अधिकारी बना दिया, तो जिससे वह तुर्किश लोगों को यह पसंद नहीं आया और उसके खिलाफ हो गए। उस खिलाफ में सबसे बड़ा विद्रोह जो है पंजाब की भटिंडा के राजा अल्तुनिया ने किया, गवर्नर अल्तुनिया ने किया। अल्तुनिया को वह जब दबाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए रास्ते में गई, तो रास्ते में जो तुर्कीस थे उन लोगों ने इसका जो है क्या याकूत की हत्या कर दी और उसे बंदी बना लिया। अब रजिया के पास जब कोई चारा नहीं रहा तो उसने क्या किया, याकूत से शादी कर ली। शादी करने के बाद वह दिल्ली की तरफ बढ़ी, परंतु रास्ते में उसका भाई दोनों को मार दिया। मारने के बाद वह दिल्ली का शासक बन गया, लेकिन उसका शासन ज्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद दूसरा शासक आया, महमूद शाह आया, वह भी ज्यादा दिन शासन नहीं करने पाया। फिर बाद में बलवन की सहायता से नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि बलवन का दामाद था, उसको उसने शासन बनाया, पर शासन की मेन बागडोर बलवन के हाथों में थी। जब ही
ये नसरुद्दीन जब मर गया तो वह बलवंत खुद ही दिल्ली का शासन बन गया, और शासन बनते ही उसने कई काम किए। सबसे पहले उसने जो है इल्तुतमिश की फैमिली के जो लोग थे सबको मरवा दिया। उसके साथ साथ जो चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया था उन सबको भी उसने एक एक करके मार दिया। उसके बाद उसने जो है अपनी सत्ता को एकत्रित करने के लिए, उसका प्रशासन कठोरता से लागू करने के लिए उसने सेना को और राजस्व विभाग को दोनों को अलग कर दिया गया, जिसको एक दीवाने विजारत कहा गया, दूसरे एक दीवाने आरिज कहा गया। उसके बाद उसने अपने सत्ता पे जनता को मनवाने के लिए उसने अपने को ये कहा कि धरती पे राजा ही भगवान का जो है, अल्लाह का जो है प्रतिनिधित्व करता है और वह अल्लाह की परछाई होता है। उसने जो है नौरोज त्योहार की शुरुआत कराई और उसके साथ साथ उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये कहा को बहुत कड़ाई से लागू किया, और न्याय व्यवस्था के लिए उसने जो है बहुत न्याय व्यवस्था में उस बिना पक्षपात के वो न्याय करता था और कड़ी सी कड़ी सजा देता था। इसके साथ साथ उसने गुप्तचर प्रणाली स्थापना की, और वह जो है नॉन तुर्कीस थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया। परंतु उसके शासन में मंगोलों ने बार बार आक्रमण किया, परंतु वह अपनी बाउंड्री को, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत सुसज्जित तो किया, आक्रमणों से रोकने के लिए बहुत काम किए, लेकिन उस आक्रमणों को रोकने के चक्कर में ही उसके बेटे की मौत हो गई। उसके बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण बलबन टूट गया, वह हतोत्साहित हो गया। उसको लगा कि अब कोई नहीं है मेरे शासन को देखने वाला, जिसके कारण उसका साम्राज्य विघटित हो गया। फिर उसके साम्राज्य के विघटन होने के बाद फिर जो है खिलजी डायनेस्टी आई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन थैंक्स।